नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा की, उनको दी जा रही यातनाओं की, उनके मंदिरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की, महिलाओं और बच्चों के साथ आ रहे दुर्व्यवहार की घटना और हिंसा की। बांग्लादेश के बेकाबू हो चुके हालात, वहां के अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भी हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था के नाम पर बांग्लादेश में कुछ भी बचा नहीं रह गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ही संसद में विदेश मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए जो स्टेटमेंट दिया है वह डिप्लोमेटिक भाषा की दृष्टि में एक स्ट्रांग मैसेज कहा जा सकता है। उन्होंने माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, ऑफिस और व्यापारिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियों को अपमानित किया जा रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरा आंदोलन शेख हसीना को हटाने के लिए किया गया है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि यह आरक्षण को हटाने के लिए किया गया छात्रों का आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन था जो बाहरी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित था और बंगाल की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए था। संसद में दिए विदेश मंत्री के इस बयान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अलग अलग तरीके से इसका मतलब निकालेगी। बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति चिंता जताकर विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख को भी संदेश दे दिया है कि अगर हिंदुओं के साथ वहां हिंसा होती है तो इसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। विश्व में जहां कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, हिंदुस्तानियों के प्रति कहीं पर हिंसा हुई है, भारत सरकार ने आगे आकर कमान संभाली है। मोदी सरकार यूनाइटेड नेशन में भी विदेशों में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा का मामला उठाकर बहस की मांग कर चुकी है। बांग्लादेश में फिलहाल केयर टेकर गवर्नमेंट बनने की तैयारी चल रही है और जो राष्ट्रपति हैं वहां पर उन्होंने संसद को भंग कर दिया है और मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री हैं उन्हें केयर टेकर नियुक्त कर दिया गया है। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है उन्हें सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे नाहिद हुसैन, उसने भी कहा है कि बांग्लादेश में सेना की सरकार जो है उन्हें नहीं चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सेना अंतरिम सरकार बनाकर नियमानुसार 120 दिनों के भीतर चुनाव करा देगी? क्या सेना चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंप देगी? इस तख्ता पलट के पीछे जो शक्तियां काम कर रही थी, क्या वो 120 दिनों के लिए ही सत्ता संभालना चाहती थी या उनका लक्ष्य या उद्देश्य कुछ और था? क्या सेना अप्रत्यक्ष रूप से जमाते इस्लामी के जरिए सरकार चलाएगी और अपना पूरा नियंत्रण जो है वो सरकार पे रखेगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस शासन व्यवस्था में बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित रहेंगे? जो भी सरकार वहां पर बदलती है, हमारी चिंता सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या सरकार अगर वहां पर बदलती है तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं क्या वो सुरक्षित रहेंगे? क्या उनके हालात जो है वो सही रहेंगे? इस असामान्य स्थिति का फायदा उठाकर जो जिहादी भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को हम विफल कैसे करेंगे? यह भी हमारे सामने एक चुनौती है और इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कट्टरपंथी इस्लाम के जिहादी गुंडे जो है वो अपना मन मर्जी वहां पे कर रहे हैं। उनके मन में जो आ रहा है, जहां भी मंदिर देख रहे हैं उन्हें तोड़ दे रहे हैं, उनमें आग लगा दे रहे हैं। जहां भी हिंदुओं के घर, बिजनेसमैन, उनका कोई दुकान दिख रहा है उसमें ताला तोड़ करके उसमें लूट की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो हमारे साथ है, हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो भी अभी आपको विजुअल के जरिए, कुछ तस्वीरों के जरिए, कुछ वीडियो के जरिए जो है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है वो हालात हम आपको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे विजुअल आए हैं लेकिन हम सभी विजुअल को आपको दिखा नहीं सकते। कुछ विजुअल तो ऐसे हैं जिनको हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने उसे एडिट किया या उसे नहीं दिखाने का फैसला किया। लेकिन जो विजुअल दिखाए जा सकते हैं वो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे। ये वीडियो नंबर 1 यानी ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो है हमारे पास जो है बांग्लादेश का यह वीडियो जहाँ कट्टरपंथी भीड़ हिंदू इलाके में भयानक तोड़फोड़ और आगजनी उन्होंने किया है। ये वहाँ की तस्वीर है, ये ढाका की तस्वीर है। उपद्रवियों ने इलाके में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया और उनकी दुकान में लूटपाट भी की है। ये खबर भी है, ये आगजनी की है उसके और उनके दुकानों में जो है लूटपाट की गई है। वहाँ के जो जमायत इस्लामी के जो कार्यकर्ता है उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो छात्रों के बीच में घुस करके उपद्रव कर रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे। हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा था, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा था। कुछ जो विजुअल हैं ये ढाका के हैं, कुछ जो है करीब 27 जिले बांग्लादेश में ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को
दूसरे विजुअल जो है, दूसरा जो हमारे पास विजुअल है वो विजुअल है चटगांव का। वो भी विजुअल मैं कहूँगा अपने प्रोड्यूसर से। हाँ, ये चटगांव का विजुअल है चटगांव की, जहाँ पे मंदिरों को आप देख रहे हैं, मंदिर को आग के हवाले किया गया है। शनि मंदिर है, यह शनि मंदिर है चटगांव का, जिसे आग के हवाले वहाँ के जिहादियों ने कर दिया है। और इसी तरीके की तस्वीर हमारे पास और भी करीब 10 तस्वीरें हैं जो हमने आपके लिए अलग से निकाले हैं। ये शनि मंदिर है चटगांव का, जहाँ आग लगाई गई है। ये ये घर में ये तीसरा जो ये विजुअल है, ये हिंदुओं का घर है और इसे आग, बिल्कुल ये ये ढाका का ये सीन जो है, ये ढाका का है, जहाँ हिंदुओं के घर में जिहादी घुस गए हैं और उनके साथ जो है बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये विजुअल जब उन्हें पता चला कि ये विजुअल रिकॉर्ड हो रहा है तो वो जो है वहाँ से निकल भागे। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो चारों तरफ हो रही है। ये केवल ढाका का जो नज़ारा है, ये क्रिकेटर का एक घर है। हालांकि ये जो क्रिकेटर है, कौन है, किस क्रिकेटर का घर है वो नहीं पता, लेकिन उनके क्रिकेटर को, ये अवामी लीग के समर्थक माने जा रहे थे। ये अवामी लीग के समर्थक थे ये क्रिकेटर, और शेख हसीना के समर्थक माने जा रहे थे, उनके करीबी थे, इसलिए उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये क्रिकेटर का घर है, बांग्लादेश के क्रिकेट टीम में वो खेलते हैं और पूर्व कप्तान रह चुके हैं, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। यहाँ पर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। उस घर में कोई थे या नहीं ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये जो पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियो में कि हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर आग लगाई गई है और एक घर में नहीं बल्कि दर्जनों घर जो नज़ारा आप वीडियो में देख रहे हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है और ये हिंदू बहुल इलाका है और वहां पर आग लगा दी गई है उपद्रवियों के द्वारा। और उपद्रवी वहां पर है। ये इस्कॉन मंदिर का ये कल से जो है ये विजुअल, ये इस्कॉन मंदिर के भीतर का नज़ारा। यहाँ पर उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर में आग लगाई और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की और वहाँ के जो पुजारी हैं वो भी हमारे साथ जो है वो आज मेहरपुर का ये मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, मेहरपुर बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का मेहरपुर जो है वहाँ का ये इस्कॉन टेम्पल है। और इस्कॉन और इस मंदिर के भीतर भी जो, हालांकि दूसरे भी मंदिर हैं इस्कॉन के अलावा भी जो दूसरे मंदिर हैं छोटे छोटे, उन मंदिरों को भी तोड़ा गया है। वहाँ पे जिनके सामने में जो भी मंदिर पड़ा उस मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ पर लूटपाट की गई, वहाँ के दान पत्र को उड़ा लिया गया और जो जेवर थे उनको भी उठा लेने का, लूट लेने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और ये अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि अंतरिम सरकार में सलाहकार बन जाने, मोहम्मद यूनिस के सलाहकार बन जाने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। अभी भी जो नज़ारा देख रहे हैं वो अभी भी इसी तरीके के हैं। उपद्रवी जो हैं वो अभी भी सड़कों पे हैं। और ये देखिए, अब ये जो देख रहे हैं दूर से विजुअल बनाया गया है, हिंदू मंदिर की तरफ किस तरीके से दंगाई बढ़ रहे हैं। और वहाँ बढ़ने के बाद उन्होंने मंदिरों के भीतर जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को तोड़ा, उसके बाद जो मंदिर के गेट थे उसे भी क्षतिग्रस्त किया और उसके बाद उसमें फाइनली आग के हवाले कर दिया गया मंदिर को। तो बांग्लादेश में अभी चारों तरफ इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और हिंदू घरों को चिन्हित किया जा रहा है पहले, और चिन्हित करने के बाद जो उन्हें चुन चुन कर जलाया जा रहा है, चुन चुन कर उन्हें मारा जा रहा है। और बचाने वाला, अभी वहां पर उनकी बात सुनने वाला और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और यह भी खबर अभी आ रही है कि वहां पर जो पुलिस है, पुलिस को भी, जो शेख हसीना सरकार की समर्थक मानी जाती थी जो पुलिस, उस पुलिस को भी चुन चुन करके आंदोलनकारी जो है वो पीट रहे हैं और उनके खिलाफ भी हिंसा की जा रही है। और नियंत्रण करने के लिए जो फोर्स जो है अब बुलाई गई है और फोर्स जो है बांग्लादेश की सेना जो है, सेना स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हालात जो हैं वो अभी भी बेकाबू हैं। ये जो नज़ारा, ये जो विजुअल हमने दिखाए, ये तो केवल कुछ विजुअल थे। हमारे पास दर्जनों ऐसे विजुअल हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। वो काफ़ी विभत्स विजुअल्स भी आए हुए हैं, लेकिन वो विजुअल हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये जो सारी स्थिति जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सरकार की नज़र में भी है। सरकार ने भी वहाँ के हालात का जायज़ा लिया है और उसके बाद
हाई लेवल मीटिंग की गई और हाई लेवल मीटिंग के बाद से सर्वदलीय बैठक भी, वहां पर विपक्ष और पक्ष के सभी नेता थे, सभी दल के, उन लोगों ने भी स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश को जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं, उन्होंने भी इस घटना पे अपना बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आज उन्होंने, वो भी मैं आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एस जयशंकर जी ने क्या कहा। Despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने क्या कहा, एक बार उनको भी सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पर भी नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। तो 27 जिले जो जहां पर हिंदू रहते हैं मुख्य तौर पे, उन सभी जिलों में इस तरीके की खबरें जो है लगातार हमारे पास आ रही है और हमारी चिंता वही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं, लेकिन सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल जो मंदरपुर का है, वहां पर के जो पुजारी, वहां के जो लोग हैं, सुमोहन मुकुंदा दास है हमारे साथ, वो उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा BS निकम पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। अमितोष पारिक है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे। सुदर्शन चक्रपाणी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुमोहन मुकुंदा दास से मैं करना चाहूँगा। और एक बार चर्चा नहीं में एक बार मुकुंदा, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो ज़रा बताएं कि इस्कॉन टेम्पल की जो घटना है वो क्या है, किस तरीके से हुई, कहाँ से आए थे उपद्रवी, क्या कह रहे थे, किस तरीके से आग के हवाले किया गया इस्कॉन टेम्पल को और मंदिरों को किस तरीके से नुकसान किया गया। सुमोहन। हरे कृष्णा, सकल का मेरा दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम। और भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ सकल का शांति हो। जो कल का जो दुर्घटना हमारा मंदिर पे हुआ वो सबसे दुख की बात है। यही घटना काल के घटना नहीं, यही घटना पिछले 54 वर्ष से हमारे हिंदुओं पर चल के आ रहा है। जो कल इस्कॉन मंदिर पे 500 से 1000 जो मौलवादी है, जो कट्टरपंथी है, वो लोग आया हमारा मंदिर पे, जो गन पाउडर और बम से हमारा मंदिर को तोड़फोड़ किया। और उनको जो पहले उद्देश्य थे हमारा मंदिर को जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे उनको हत्या करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है जो सामने से जा सकते, पीछे से नहीं जा सकते, ऐसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि तार के अंदर है, कोई भी बाहर आने के कोई रास्ता नहीं थे। तो वो लोग ऐसा पूर्व परिकल्पना करके आया। लेकिन जगन्नाथ की ऐसा महिमा है, जो हमारा जो मंदिर का जो सेफ्टी टैंक है, उनका जो ड्रेन होता है, वो ड्रेन से जो 16 ब्रह्मचारी सन्यासी बाहर हो पाया
इसके बाद वो लोग अंदर घुस गया। हम बहुत कोशिश किया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो लोग जो गन पाउडर हमारे ऊपर छिड़क रहा है, और उनके पास जो बोमा और भी कुछ धारदार चीज से उनसे हमको निक्षेप करे, तो हमारा सब ब्रह्मचारी को हम सेफली मंदिर से बाहर दिया। इसके बाद मंदिर को ऐसा तोड़-फोड़ किया जो हमारा, जब भी क्या बोले आपको, क्या आप तो वीडियो में देख रहे हैं, हम बता नहीं सकते कि हम इस मंदिर को हम तिल से करके हम इन मंदिर को बनाया। तो आप जानते हैं मेहरपुर जिला हिंदू। तो क्या अभी स्थिति क्या है मुकुंदा दास जी? क्या वहाँ पर जो कह रहे हैं कि सेना ने अपने कंट्रोल में सारा कुछ ले लिया है, तो क्या सरकार की तरफ से जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट अभी बनी है, मोहम्मद यूनुस जिसके सलाहकार हैं, क्या उनकी तरफ से जो फिर से मंदिरों को तोड़ा गया उसको रिस्टोर करने के लिए कोई बात हो रही है? प्रभु जी, अभी तक हम पलातक है मंदिर से। हम जितना ब्रह्मचारी है, हमको सब ब्रह्मचारी सिविल ड्रेस में अलग अलग जगह में हम रह रहे। कल हम रात में जंगल पे रहे थे, जो क्योंकि हम किसी के घर में जा रहे हैं तो उनका घर को अटैक करने के एक जो ओके, मतलब वहाँ पर जो भगवा वस्त्रधारी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो जी मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। वहाँ पर जो पुजारी हैं, भगवा वस्त्रधारी हैं, उनको भी खतरा है, इसीलिए लोग अपने ठिकाने पे जो छुप के रह रहे हैं। मैं समझ गया। हमारे पास भी खबर था। अमितोष पारिक हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता हैं और पेशे से वकील भी हैं। मैं इसलिए अमितोष आपसे जानना चाहूँगा ये जो पूरी स्थिति, पहले तो आप विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज जो आलोक कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने भी चिंता जताई और कुछ आंकड़े दिए। विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है और इस पूरी स्थिति पर क्या मानती है? क्या हिंदू सुरक्षित है वहाँ पर? अगर सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? मुकेश जी, सबसे संपूर्ण में अगर मैं बात करूं कि जो ये विषय उठा बांग्लादेश के अंदर में, आप देखिए कि इस विषय के अगर मैं रूट्स में जाता हूं तो वहां पे पता चलता है कि एक स्टूडेंट रिवॉल्यूशन और मूवमेंट खत्म होता है हिंदुओं के एट्रोसिटी और हैरेसमेंट और मारने के ऊपर। कुल मिला के जिसका कोई एथनिक माइनॉरिटी का कोई संबंध ही नहीं है उससे, उसकी हत्या और रेप, मर्डर और उनके ऊपर में ये खत्म हो रहा है। वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने जब आज वक्तव्य दिया तो यही सरकार से मांग करी कि एक तो वहां के हिंदुओं को सुरक्षित करा जाए। जिस तरह से सरकार ने 70 कदम उठाए गए हैं और वहां से हिंदू के स्टूडेंट्स को लेके आया जा रहा है, साथ में जितनी भी सीए के ऊपर में हमने बात करी, नागरिकता कानून की, उसकी कट ऑफ डेट को बढ़ाने के लिए बात करी है। और देखिए ना मुकेश जी कि ये जितनी बार भी हो रहा है बांग्लादेश में, आज हमारे ही देश में वो लोग, जब मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि वहां से तानाशाही से कुछ सीखना चाहिए। ये वो लोग वो है जो जनगणना के अंदर में व्यस्त है, लेकिन वहां हिंदू मर रहा है तो उनको धन निरपेक्षता का पाठ पढ़ लेते हैं। तो आज विश्व हिंदू परिषद सरकार से निरंतर मांग करिए। विश्व हिंदू परिषद अपने हर एक कार्यकर्ता के साथ जो बांग्लादेश के अंदर में है, बंगाल में है, जिनका परिवार बांग्लादेश में फंसा हुआ है, उनसे निरंतर रूप से संपर्क में है, सरकार से संपर्क कर रहा है और हर तरह से वो नियोजित कर रहा है जो संगठन की रीति और नीति है कि जब भी ऐसे आपदा आती है हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो। बिल्कुल खड़ा होता है। आज मैंने देखी भी, उनकी चिंता भी देखी है। सुधीर जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कल भी आप हमारे साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। सुधीर जी, अभी कल से आज तक में जो हालात चेंज हुए हैं, जो अंतरिम सरकार बनाने की जो कवायद थी वो बनाई जा रही है और मोहम्मद यूनुस को जो है वो सलाहकार नियुक्त किया गया है। और जो नियम है बांग्लादेश के हिसाब से, जो संविधान की, 120 दिन के भीतर में जो है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो चुनाव करवाएगी वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से हालात बदले हैं और जिस तरीके से चेंज आए हैं, क्या आपको लगता है कि सही में सेना 120 दिन के भीतर जो चुनाव करा देगी? क्योंकि ये, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि ये जो पूरा मसला हुआ है, सेना ने सत्ता को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में, अपनी चंगुल में लेने के लिए किया है। तो क्या ये केवल 120 दिन की उनकी कवायद थी या कोई अपनी कठपुतली सरकार वो बना देंगे 120 दिन के भीतर में, जो उनके इशारे पे काम करती रहेगी? देखिए, बांग्लादेश में आर्मी बहुत मजबूत रही है। जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो बांग्लादेश में जनरल जियाउर रहमान थे। उन्हीं की पत्नी खालिदा जिया हैं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चलाती हैं और उनका जमायत इस्लामी से गठबंधन है। ये पूरा वाकया आप देखिए एक सिस्टमेटिक है। इसमें आर्मी, आपका शक सही है, आर्मी जो बांग्लादेश की है वो लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है। अब उसको वो एक मौका लग गया है कि वो सत्ता का आनंद ले, तो वो जमायत इस्लामी को आगे करके आर्मी वाले एक एनार्की का सिचुएशन कर रहे हैं। आप देखिए कि कल प्रधानमंत्री आवास और संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए, लेकिन एक आध घंटे में ही कंट्रोल में आ गए। ये कैसे संभव हुआ?
तो आर्मी ने उनको जाने दिया, फिर उनको हटा दिया, ये शो करने के लिए कि स्थिति कितनी भयावह है, और ये भी साबित किया कि हम इसको माने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो आर्मी बहुत ही अच्छे तरीके से गेम खेल रही है, जमायत इस्लामी को आगे करके हिंदुओं पर अटैक करके एक माहौल बनाया जा रहा है। और उस माहौल से क्या होगा कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके हिसाब से चीजें चलेंगी नहीं, और फिर फेल हो जाएगी ये केयर टेकर गवर्नमेंट, और आर्मी आ जाएगी। और अभी आर्मी मुझे लगता है लंबे कालखंड तक शासन चलाएगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत के हित यहाँ पर बहुत ही अफेक्टेड हो रहे हैं, खास करके हमारे हिंदू जो 1.5 करोड़ के करीब हैं, बांग्लादेश में बहुत ही प्रताड़ित रहे हैं। आप ध्यान से इस बात को मुकेश जी समझिए कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, हिंदू टारगेट में आता है, ये एक तय बात है बांग्लादेश में। अवामी लीग जब रहती थी, शेख हसीना की जब भी सरकार होती थी, तो हिंदू थोड़ा सुरक्षित होता था, चूंकि अवामी लीग को हिंदुओं का एक मुफ्त समर्थन मिलता रहा है चुनाव में शुरू से ही। तो ये एक बैकग्राउंड रहा है बांग्लादेश का, और हमको बहुत ही सख्त रवैया लेना चाहिए। अभी हमको सिर्फ सेना प्रमुख से बात करना चाहिए कि हमारा एक भी हिंदू भाई जो है वो उस पर, बिल्कुल, अगर उससे कोई नुकसान हुआ तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कर। मैं ब्रेक लेने का समय हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने रक्षा विशेषज्ञ चक्रपाणी जी और BS निगम जो राजनयिक है, हमारे पूर्व राजनयिक हैं, उनसे बात करेंगे। और खासतौर पर विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने जो कहा है उसके मायने क्या है, वो कैसा स्टेटमेंट है, उससे बात करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का जाइएगा नहीं, हमारे चारों मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश के हालात पे। हिंदुओं के लिए नर्क बन रहा है बांग्लादेश, और चुन चुन कर वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। स्टेटमेंट भी आया है विदेश मंत्री S जयशंकर का। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े हुए हैं, और सुदर्शन चक्रपाणी जी के पास मैं जाऊंगा। सुदर्शन चक्रपाणी जी, आज जो स्टेटमेंट हुआ है बांग्लादेश के हालात पे विदेश मंत्री जी का, उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है, जिसके जरिए जो है बांग्लादेश को यह संदेश दिया गया है, यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपके भीतर में कुछ भी चल रहा, हमारे हिंदुओं को, हमारे भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? जी चक्रपाणी जी, आपकी आवाज फिर फ्रीज हो रही है। मुकेश जी, सबसे पहले आपको और सुदर्शन टीवी के सुदर्शन चक्रपाणी के जी थैंक यू, सबसे बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उल्टी तरफ से अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो है हिस्ट्री वो एंटी हिंदू से तो भरी हुई है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन अगर हुआ था तो वो ढाका में हुआ था 1906 में, 30 दिसंबर को हुआ था। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ था कलकत्ता में राइटिंग के बाद, अगेन इसी एरिया से हुआ था। के बाद तकरीबन 20 लाख हिंदू मारे गए थे एरिया में, और उसके बाद पलायन हुआ था। लेकिन नेहरू जी ने इस पूरी खबर को दफन कर दिया था ताकि ये कोई समस्या ना हो। आज भी हिंदू जो है बांग्लादेश में सेफ नहीं है, और उनकी संख्या जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर आप देखें जियाउर रहमान जो मुजीबुर रहमान के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बांग्लादेश को इस्लामिक देश मान लिया था। उसके बाद बांग्लादेश हमेशा इस्लामिक देश रहा है। और अगर आप सिर्फ शेख हसीना को अलग कर देते हैं, बाकी सारे शासक जो थे वो एंटी इंडिया थे। आज भी बांग्लादेश में एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। किसी भी देश के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक उनकी जनसंख्या, उनके लोग, दूसरा सरकार, और तीसरी इकोनॉमी। बांग्लादेश के हैं वो एंटी इंडिया है। इकोनॉमी उनकी डामाडोल है, खराब हो रही है, खास करके कोविड के बाद। बांग्लादेश ने यहां तक कि एहतियात के रूप में IMF से लोन भी लिया था। बिल्कुल, शेख हसीना अभी गई थी चाइना उनको लोन के लिए ही, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला वहां से। हम गवर्नमेंट है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा था। क्या मिलिट्री एक बार अगर शेर को अपना मांसाहारी हो जाता, आदमखोर हो जाता है, तो उसके बाद क्या वो आदमी खाना छोड़ देता है, इंसान खाना छोड़ देता है? बिल्कुल। किसी भी देश में मैंने नहीं देखा है कि
सेना ने अपने आप हैंडओवर कर सेना- दिया हो सिविलियन गवर्नमेंट को। सलाहकार कौन है सेना के इस बार? मोहम्मद यूनुस खुद ही एक जॉर्ज सोरोस के आदमी है, खुद ही यूएस के चाहते हैं, और उनकी तरफ से उनकी मुलाकातें हुई हैं जमायत इस्लामी के साथ, बीएनपी के साथ, यहां तक कि डिप्लोमेट्स के साथ, ताकि ये रिजीम चेंज का जो प्रवर्तन है जी। वो किया जा सके। इवन बिफोर इलेक्शंस जब हुए थे बांग्लादेश में, इलेक्शंस आपको याद होगा कि ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया था, और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस का योगदान था। और आज भी अगर आप देखेंगे, मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट किया है ये बोलते हुए, आई एम वेरी हर्ट विद इंडियाज पोजीशन। ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हालात वहां पे किस तरह जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल, बीएस निगम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस निगम सिंह, निगम जी, क्या आपको लगता है अभी जो हालात है इसमें अमेरिका के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका ने अभी शेख हसीना का वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया है, और जो अभी सलाहकार यूनुस बनाए गए उनके संबंध भी अमेरिका से बताए जा रहे हैं। ये जो हालात डेवलप हो रहे हैं अभी बांग्लादेश में, भारत में इसका असर पड़ेगा? भारत इसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए? निगम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार निगम साहब की आवाज़ ज़रा, ऑडियो ज़रा ठीक करें। जी निगम साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। म्यूट करके रखा है आपने निगम जी, आपने म्यूट किया हुआ है अपना मोबाइल, उसे अनम्यूट करें। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही, जी बोलिए। हमें तो भारत से थोड़ी सी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एक लापरवाही ये हो गई है। आपका स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि अगस्त का महीना बांग्लादेश के लिए बड़ा खतरनाक होता है, वहां की हड़तालें ऐसी छोटी मोटी हड़तालें नहीं होती, तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये ध्यान होना चाहिए था। और दूसरा ये है कि हमारी जो हिंदुओं पर वहां अटैक हुए हैं, मंदिरों पर अटैक हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी होते रहे हैं, है ना। और जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग थे। उनकी पत्नी ने जब भी वो सरकार में आई तो उन्होंने पूरे एंटी इंडिया जो पूरा कैंपेन चलाया, तो हमें थोड़ा सा सावधानी की जरूरत तो रहनी चाहिए थी। खैर, अब जो हो गया तो हो गया, बिल्कुल। लेकिन इसी में अब आपने तो मुकेश जी शायद देखा नहीं होगा, लेकिन हमने उसको भुगता है कि जब भारत के ऊपर लगभग करोड़ों लोग आ गए थे और एक बांग्लादेश टैक्स लग गया था, और हमने उसको 1-2 साल नहीं 10 साल तक झेला था। सिनेमा हॉल के टिकट के ऊपर बांग्लादेश टैक्स लगता था, जो 5% दे जाता था, ठीक है ना। तो अगर ये हिंदू वहां से चले आए तो हम रोक नहीं पाएंगे। ये 1.5 करोड़ है, बिल्कुल। हमारे सामने चॉइस ये है कि हम उनको यहाँ आने दें या हम वहां पहुंचे। मैं इस पक्ष में हूं कि भारत को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जो चटगांव के आसपास में इलाके हैं, जिनको बांग्लादेश बार बार कहता रहता है कि कई बार यहाँ जब खालिदा जिया आती हैं तो कहते हैं यहाँ पर इंडिया मतलब इंडिया चलाता है इस कैंपेन को, जो बांग्लादेश में चलता है, आतंकवादी इंडिया पैदा करता है, वो ये आरोप लगाती थी, बिल्कुल। तो अब हमको चाहिए कि हम एक या तो हिंदुस्तान ये इनिशिएटिव ले कि वहां के हिंदुओं के लिए एक अलग प्रदेश बने जहां सारे हिंदू एक तरफ रहें, और वो बंगाल के साथ में लगा होना चाहिए, वरना इतना बड़ा हमारा आर्थिक बोझ हम झेल नहीं पाएंगे। एक खतरा और है, तब पता नहीं कि बे ऑफ बंगाल को ही चाइना को ना सौंप दें। अगर ऐसा हो गया तो चाइना हमारी छाती पर आ जाएगा और हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना ने हमेशा ऐसे देशों का लाभ उठाया है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी, और जो सैन्य शासक बने हैं। देखिए, आपने कहा था वहां अंतरिम गवर्नमेंट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अंतरिम गवर्नमेंट तब होती है जब कोई जो सत्ता परिवर्तन लीगल हो। ये तो सत्ता परिवर्तन इलीगल है, तो ये तो चाहते कोई काउंसिल बना सकते थे, ठीक है, और ये कोई चुने हुए लोग नहीं है, बिल्कुल। सरकार को बाहर किया गया है, उनको मजबूर किया गया है, ठीक है। जब लोग पार्लियामेंट में घुस गए, जो मुझे पूर्व वक्ता ने कहा था कि ये स्थिति पैदा कर दी गई है, वो बिल्कुल सही है, ऐसी स्थिति पैदा करके किया गया है। इसलिए भारत के सामने
एक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। हमारे विदेश मंत्री का जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, उस हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन इस तरह से जघन्य अपराध वहां हो रहे हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत को एक और स्ट्रॉन्ग ये कमिट करना। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग हमारे पास खबर है। एयर इंडिया ने ढाका के लिए उड़ान सेवाएं फिर से बहाल की है। कल की घटना के बाद जो है वो रद्द कर दी गई थी, आज बहाल कर दी गई है। इंडिगो और विस्तारा ने नहीं शुरू की है अपनी उड़ान की प्रक्रिया, लेकिन इंडियन एयरलाइंस ने जो है वो शुरू कर दी है। शेख हसीना अगले 48 घंटे में छोड़ सकती हैं भारत। यूरोप के किसी देश में शरण के लिए वो जा सकती हैं। और जैसा कि अभी एस जयशंकर ने बताया था कि इमरजेंसी में उन्होंने यहाँ पर कुछ दिनों के लिए पनाह मांगा था और उसको दे दिया गया था। वो पनाह देने का जो परमिशन जो है, एयर जो परमिशन है, वो तत्काल जो है उन्हें मिल गया था। लेकिन जो कल जो बड़ी खबर आई थी कि एयर इंडिया की सारी उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई थी। अन्य देशों के साथ भी चल रही है शेख हसीना की बातचीत, और कहाँ पे वो जाएंगी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगले 48 घंटे में जो है वो वहाँ से भारत के लिए भारत को छोड़ देगी। एक चीज़ मैं आपसे, निगम साहब, आप चक्रपाणी जी और सुधीर जी, मैं तीनों से आपसे जानना चाहूँगा कि शेख हसीना का भारत में रहना या भारत में से बाहर चले जाना, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो उसका आंतरिक मामला है, और भारत के साथ जो बांग्लादेश के जो राजनयिक संबंध हैं वो उन संबंधों को अगर हम देखें तो शेख हसीना को यहाँ पर पनाह देना, एजाइलम देना, क्या आपको लगता है कि राजनयिक दृष्टि से ये एक सही फैसला होगा भारत का? निगम साहब। अब हमें शेख हसीना को जो है वो छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वहां इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। एक शेख हसीना एक व्यक्ति है, ठीक है ना। अब हमें सरकार के साथ रहना पड़ेगा। वहां जैसी सरकार है, सबसे पहले हमारे वहां जो हिंदू हैं और हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है। हमारे सेंटिमेंट का सुरक्षा की बात है, जिसके लिए बांग्लादेश बना था। आफ्टर हमारे सैनिकों ने शहादत दी है। हम कोई बांग्लादेश वैसे नहीं बना, मुक्ति बने तो ठीक थी, थे। हमारे इतना नुकसान झेल करके हम लोगों ने उसको पैदा किया, ठीक है। तो क्या हमारा सेंटिमेंट नहीं है? पूरा देश जुड़ा हुआ उससे, बिल्कुल, और हमको छोड़ कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है देने की। बिल्कुल सही कहा। सुधीर जी, मैं आपके बात जानना सब लोग शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ नेशन कहते हैं बांग्लादेश के, लेकिन मैं इतिहास के पन्ने कुछ पलट रहा था कल रात में, तो मुझे ये भी दिखा कि जब डायरेक्ट एक्शन डे में जब था तो शेख मुजीबुर रहमान का भी रोल कोई भारत के पक्ष में नहीं दिखा था उस समय। वो भी एक तरीके से जो है भारत के पक्ष में उनका रवैया नहीं था, वो संदिग्ध थे वहाँ भी। तो उनका रोल, हालांकि भारत ने अलग किया, उनके आंदोलन को साथ दिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ा, हमने शहादत भी, हमने बलिदान भी दिए, और आज बांग्लादेश जो भी है वो भारत की बदौलत है। और वहाँ पर जो भी सिचुएशन है, अभी के सिचुएशन में क्या शेख हसीना, जैसा कि अभी निगम जी कह रहे हैं कि वो एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को मान करके उनसे किनारा कर लेना चाहिए, और जो भी सरकार बने उनके साथ ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर करीब 1 से 1.5 करोड़ हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, जो भी वहाँ के आंतरिक राजनीति है वो अपने जगह पर है, वहाँ हमारा बहुत सीमित रोल है, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है हिंदुओं की सुरक्षा करना, नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश गलत रास्ते पर न जाए, ये भी हमको थोड़ा सा देखना है। और तीसरा, गलत देशों के साथ, चीन के साथ या जो हमारे घुर विरोधी हैं उनके खेमे में न चला जाए। ये 2-3 चिंताएं हमारे पास है। मुझे लगता है कि अगर मिलिट्री शासन में आती है सीधा, तो कानून व्यवस्था अभी के हालात में बेहतर हो पाएंगे, चूंकि ये अंतरिम सरकार चला नहीं पाएगी ठीक से, चूंकि वहाँ का जो सिस्टम रहा है वो काफी हिंसा वाला रहा है और चुनाव 120 दिन में नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर है कि मिलिट्री अभी 1 आध साल शासन चलाए, उसके बाद फिर धीरे से चुनाव हो और फिर जो भी चुने जाएं उनको सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन हमें बिल्कुल हिंदुओं की सुरक्षा पर अपना, लेकिन मुझे लग रहा है सुधीर जी 1990 में जब इसी तरीके का कू हुआ था तो वहाँ तो 90 दिन के भीतर जो है अंतरिम सरकार भी बन गई थी और 120 दिन के भीतर चुनाव भी हो गए थे वहाँ पे। तो अगर सरकार की नीयत अगर साफ रहे मिलिट्री की, तो मुझे लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मुझे इस बार जी अभी आप ये देखिए कि हसीना जी बाहर चली गई हैं, उनकी पार्टी बुरी हालत में है, तोड़ फोड़ है, उनके नेताओं की हत्या हो रही है। तो ऐसे में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में वक्त लगेगा ना, और लेवल प्लेइंग फील्ड 120 दिन में नहीं बनना। अभी जो हालात हैं उसमें 6, 8, 9 महीने, 10 महीने, साल लग जाएंगे। तो
जब चुनाव होने लायक माहौल होगा तब तो आप चुनाव कराएंगे, बंदूक के नोक पर चुनाव थोड़ी होगा। तो वो स्थिति बनाने में अभी वक्त लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। चुनाव तो होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चक्रपाणी जी, आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैं सहमत हूँ, चुनाव के लिए माहौल होना चाहिए, लेकिन ये माहौल कब आएगा और कैसे आएगा? आपने 1990 के बारे में बात की थी, उस समय ये मत भूलिए, ये दोनों महिलाएं खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों ने मिलके सेना के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था और उसके बाद ही डेमोक्रेसी वापस आई थी। आज की तारीख में क्या इस तरह की कोई लीडरशिप है? मुझे तो नहीं दिखाई देती। हालांकि खालिदा जिया बाहर आ गई हैं, शेख हसीना 85 इयर्स के आसपास की हैं, सॉरी 75 प्लस की हैं, तो उनकी भी उम्र हो रही है। तो एक तो वो हिस्सा है। दूसरा, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, वो बांग्लादेश का सवाल है। हमें ज्यादा गौर करना चाहिए हमारी तरफ। क्या हमारे तरफ कोई ऐसे हालात तो नहीं पैदा हो रहे जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल। निगम साहब ने अभी चिटगांव वाली जो बात कही है कि हिंदुओं के लिए एक अलग प्रदेश बनाया जाए, मुझे लग रहा है कि इस फार्मूले पे विश्व हिंदू परिषद को भी जो है इस बात पे अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। अमितोष, जो बात निगम साहब कह रहे थे कि जो हालात है वहाँ पर 1.5 करोड़ हिंदुओं की आबादी है और चिटगांव के पास जो है वो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पर एक अलग प्रदेश बना दिया जाए और तभी जो है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी और तभी इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो एक सही फैसला होगा, ये एक सही सुझाव है? ये फिर से आ जाता है रीड्राइंग ज्योग्राफीज। अगर आप एक बार फिर से ज्योग्राफी बदलने की कोशिश करेंगे, ये सवाल मैं अमितोष मैं ये अमितोष से कर रहा था, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। तो विश्व हिंदू परिषद जो कि हिंदुओं का मामला, तो मुझे लगता है कि इस फार्मूले पे विश्व हिंदू परिषद को भी आगे बढ़ना चाहिए। अमितोष। मुकेश जी, आप देखिए कि जहां जहां हिंदू बसा हुआ है और जहां जहां हिंदू बसने के बाद कोई भी देश सेक्युलर से इस्लामिक कंट्री या रिलीजन में अपने आप को माना है, वहां पे हिंदुओं के साथ किसी न किसी तरीके से अभद्रता हुई है। वहां की सुरक्षा और हिंदुओं की रक्षा करना वहां की वर्तमान सरकार और वहां की सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आती है, उनके हाथ में। आप देखिए कि अगर हम ये बोलें कि इस भाव में आके कि हिंदुओं के लिए एक अलग राज्य बनाना चाहिए, अलग देश बना देना चाहिए, और ये विभाजन की बात कभी हिंदू ने करी नहीं। हाँ, हमने विश्व हिंदू परिषद ने जब भी बात की, ये करी है कि वर्तमान सरकार से सुरक्षा की बात करी, नियोजित करा जाए कि हिंदू के लिए सुरक्षा करी जाए। ये भी तय करा गया कि हिंदू को भारत में अगर आते हैं वहां से बच के, तो उनके लिए नागरिकता कानून के अंदर में कट ऑफ बढ़ाई जाए। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर, अगर मैं एक बात करूं पैटर्न की, अगर यही मांग उठानी थी हिंदुओं के लिए, तो ये 2011 में भी तो उठा सकते थे, पर लेकिन वहां पर सरकार सुनिश्चित कर रही थी कि हिंदू वो जहां पे एथनिक माइनॉरिटी के अंदर में है, उनको वहां पे किसी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं हो। लेकिन हर तरीके से वायलेंस जब ग्रो होता है, वो एक एथनिक माइनॉरिटी में, इस्लामिक कंट्री में हिंदू पे आके खत्म होता है। और 5 तरीके से खत्म हो रहा है मुकेश जी, सिर्फ 5। वेंडलाइज कर दिया जाता है मंदिरों को, वहां के घरों को टॉर्च कर दिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, परिवारों को वहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिया जाता है या धर्मांतरण करा दिया जाता है। और ये हर सरकार में बांग्लादेश में हुआ है। 2011 से ले लेंगे तो 2013 तक, और इसीलिए 23% पॉपुलेशन वहां से 7.9% हो गई। अलग राज्य की मांग करना किसी तरह से सुरक्षा को प्रदान करना नहीं है, अपितु जिस देश में हिंदू रह रहा है, वहां की नागरिकता के साथ रह रहा है, वहां की सरकार उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ये विश्व हिंदू परिषद की पहल है। लेकिन दूसरे देश में अपने नागरिक, अपने भाई की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो, मांग तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी कैसे दे, कौन दे, ये एक अहम सवाल है। और इसी के लिए हमारी चिंता जो है बढ़ी रहती है। हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम को खत्म होने का समय हो रहा है, बार बार इशारा किया जा रहा है वाइंड अप करने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितोष आपका, सुधीर सिंह जी आपका, चक्रपाणी जी आपका और वीएस निगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश का मसला, जैसा कि सभी हमारे जो पैनलिस्ट वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी जो है खत्म नहीं होने वाला है। जब तक वहाँ ये मसला रहेगा, जब तक हिंदुओं के साथ वहाँ पर हिंसा होती रहेगी, जब तक हिंदुओं को सही वहाँ पर न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारी मांग अभी भी है, सैन्य सरकार जो बांग्लादेश में जिन्होंने अभी कमान संभाली, जो अंतरिम सरकार है, कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधे तौर पर उनसे बात की जाए और सरकार अपने स्तर पर और भी जो भी करे कदम उठाने होते हैं वो कदम भी उठाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।